आकाशवाणी की राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती में आपका स्वागत है। मैं हूं नवोदिता मिश्रा और मैं हूं शौमिता दास। इस युवा यात्रा में आपके साथ नमस्कार। ऐ वतन हम तेरे पासबां, ऐ चमन हम तेरे बागबां। ऐ वतन हम तेरे पासबां, ऐ चमन हम तेरे बागबां, हम तेरे पासबां, हम तेरे। हम सभी जानते हैं कि आजादी के लंबे संघर्ष काल में हमारे युवाओं की अनुपम भूमिका रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान हमने कई बार देश के पूर्वी अंचलों की वीरांगनाओं का उल्लेख किया है। रानी गाइदिन्ल्यू, चंद्रप्रभा सैकियानी, मातंगिनी हाजरा, प्रफुल्ल नलिनी ब्रह्मा, कनकलता बरुआ और कई अन्य। इनमें से कुछ कन्याओं ने सर्वोच्च बलिदान दिया, कुछ ने सक्रिय संघर्ष में हिस्सा लेते हुए समाज सुधार और बालिका शिक्षा जैसे क्षेत्रों में गहन कार्य किया। इनकी जीवनियां आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, पथ प्रदर्शक हैं। इसी श्रेणी में आज हम याद करेंगे युवा स्वाधीनता वीरांगना लक्ष्मी एन मेनन और उषा मेहता को। 27 मार्च 1899 को जन्म हुआ लक्ष्मी मेनन का। सक्रिय संघर्ष में भाग लेने के अलावा वो शिक्षिका भी थीं। गांधी जी के विचारों से प्रेरित लक्ष्मी ने खादी को अपनाया। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस की स्थापना में उनका योगदान रहा। तुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन की स्थापना में भी उनका कार्य महत्वपूर्ण है। भारत की विदेश नीति सुदृढ़ करने वालों में उनका अग्रणी स्थान है। 25 मार्च 1920 को जन्मी उषा मेहता ने अल्प आयु से ही बरतानवी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के समय वो मात्र 8 वर्ष की थी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने पढ़ाई छोड़ अपने आप को झोंक दिया। इसी दौरान उन्होंने विश्व के समक्ष भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए एक गुप्त रेडियो स्टेशन खोला, जिसमें आरजे और समाचार वाचक की भूमिकाएं वो खुद ही निभाती थीं। वर्ष के अंत में वो गिरफ्तार कर ली गईं और उन्हें 4 साल का कारावास भोगना पड़ा। मेरी जान न रहे, मेरा सर न रहे, सामान न रहे, न ये साज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के सर पर ताज रहे, फकत हिंद मेरा आजाद रहे, मेरी माता के। 23 मार्च को शहीद दिवस के उपलक्ष्य में भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को नमन पूर्वक याद करते हुए वर्तमान पीढ़ी के लिए उनके इस महान संदेश को रेखांकित करते हुए करते हैं पत्रिका प्रारंभ। सुनते रहिए राष्ट्रीय युवा पत्रिका युवा भारती। हर युवा को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ता है। निराश हुए बिना सही मार्गदर्शन अगर लिया जाए तो क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित छोटी सी नृत्यांगना रेमोना इवेट परेरा की प्रतिभा यात्रा सचमुच मार्मिक है, प्रेरक है। इस नन्ही थिरकन की उड़ान की मासूम अभिव्यक्ति में रेमोना हमसे क्या कहना चाहती है, सुनने के लिए आइए चलते हैं मंगलुरु, कर्नाटका। रेमोना, आज हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। और पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सो मच। हम लोगों के लिए ये भी एक अभिमान की बात है, क्योंकि कर्नाटक से लड़कियों में इस साल तुम अकेली लड़की हो जिसको ये पुरस्कार मिला है। जी रेमोना, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी इस यात्रा के बारे में हमारे श्रोताओं को ज़रा बताइए। जी, मैंने भरतनाट्यम एट द एज ऑफ 3 स्टार्ट किया था।
बाकी सब लोगों के पेरेंट्स ऐसे राइम्स डालते हैं टीवी में, मेरे मामा थोड़े अलग थे, वो भरतनाट्यम के बेसिक स्टेप्स डालते थे टीवी में। अच्छा। और मैंने भी इंटरेस्ट दिखाया तो मैं एट द एज ऑफ 3 ही डांस क्लास ज्वाइन की एंड तब से आज तक कंटिन्यू कर रही हूँ। मेरी गुरु है डॉक्टर श्रीविद्या मुरलीधर। मेरा रंग प्रवेशा भी हुआ था 2019 में एंड दूसरे फॉर्म्स भी कर रही हूँ जैसे एक्रोबैटिक्स, हिप हॉप, फोक और फायर के साथ नाचती हूँ एंड स्टिक के ऊपर मरका पकड़ के मरका पोड़ती हूँ मैं सर के ऊपर। बहुत सारे हैं ऐसे। वाह, मतलब आपकी माता जी आपकी इंस्पिरेशन रही है। जी। भरतनाट्यम के साथ साथ बहुत सारे डांस फॉर्म में आपको महारत हासिल है, तो इनमें आज तक आपने क्या क्या अचीवमेंट की है? हाँ, तो मेरे को इसमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, भारत बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन मिले हैं एंड जिला राज्योत्सव प्रशस्ति डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से एंड बाल गौरव पुरस्कार स्टेट गवर्नमेंट से। और मैंने भारत के 16 स्टेट्स में परफॉर्मेंस दिए हैं। ग्रेट। वैसे तो बहुत सारे हैं अवार्ड्स एंड जो कि एक एक का एक एक मीनिंग होता है, जबकि उसका एक मेमोरी होता है, तो एवरी अवार्ड इज वेरी प्रेशियस टू मी। और सर्वोच्च आपको अभी मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। जी। तो जब आपको ये पुरस्कार मिला तब प्रधानमंत्री जी ने आप सारे बच्चों से जिनको ये अवार्ड मिला है उनसे वर्चुअली संवाद किया था, तो वो अनुभव कैसा था, उसके बारे में बताइए। जी, प्रधानमंत्री ने सिर्फ 6 बच्चे को चूज़ किया था और साउथ साइड से उन्होंने मेरे को चूज़ किया। एक्चुअली पता नहीं था, हमको हिंट दिया था कि हाँ बात करने का चांसेस है बोल के। जस्ट अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले लाइक हाफ एन आवर अगो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्म किया कि मेरे से बात करेंगे। मैं तो हाँ रिहर्सल सब कुछ हो चुका है, बट फिर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री से ऐसे नॉर्मली कैसे बात कर सकते हैं। और जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा कि मैं आग के साथ सब नाचती हूँ, और उन्होंने मेरे माँ के साथ भी बात किया था। अच्छा। तो बहुत वो एक मोमेंट है जबकि मैं कभी नहीं भूलूंगी, लास्ट तक वो एक मोमेंट मेरे माइंड में ही रहेगा। रेमोना, आपको इस यात्रा में आपकी बहुत सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ा होगा, तो उसके बारे में बताइए। जी, तो पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे पिताजी नहीं है, मेरे बर्थ के पहले ही एक्सपायर कर गए थे और हम लोग 2 बच्चे हैं, मेरे बड़े भैया रोनाल्डो रॉक्सन पेरेरा और मैं। तो उनको, मेरे भैया को लाइक होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है। मैं तो कैसे भी डांस में हूँ, तो मामा को बहुत कठिनाई झेलनी पड़ी इसके कारण। और ये भी बोल सकती हूँ कि ये ग्लास पीसेस के ऊपर नहीं तो फायर के साथ नाचना, वो लाइक प्रधानमंत्री ने भी पूछा कि रेमोना ये शब्द सुन के हमको डर लग रहा है, आपको उसके साथ नाचने के लिए डर कैसे नहीं लग रहा है? तो मैंने बोला कि जी ये सब मेरे मामा की वजह से हुआ है, क्योंकि उन्होंने मेरे को सिखाया था, उन्होंने मेरे को वो ब्रेवरी दिया उसके ऊपर खड़े होने के लिए, नहीं तो आग को पकड़ने के लिए। और प्रधानमंत्री जी ने मेरे मामा से भी बात किया, तो हाँ वही सब है। चैलेंजेस स्वीकारने की आपको प्रेरणा आपकी माता जी से मिली। जी। रेमोना, भविष्य में तुम्हारी क्या क्या योजनाएं हैं? जी, अगर मैं मेरे बारे में सोचूं तो मुझे मेरी गुरु की तरह डॉक्टर श्रीविद्या मुरलीधर की तरह भरतनाट्यम में PhD करना है एंड मुझे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड भी करना है कि लाइक 24 आवर्स कंटिन्यू ऐसे डांस करना, वैसे अगर कुछ हो तो। एंड अगर मैं सोसाइटी के बारे में सोचूंगी तो जो इकोनॉमिकली पुअर है ना, उनको डांस में, ड्रामा में, स्पोर्ट्स में, इनमें सब बहुत इंटरेस्ट है, पर फीस की वजह से या वैसा कुछ एक कारण से हाँ कर नहीं सकते। तो इसलिए मैं उनको एक कुछ हेल्प करना चाहती हूँ, जैसे कि क्लास ओपन करके उनका सिखाना, ऐसे सब करना चाहती हूँ मैं। बहुत ही खूबसूरत विचार है तुम्हारे रेमोना। तुम सभी बच्चों के लिए और इतना ही नहीं, हम सबके लिए भी एक प्रेरणा स्रोत हो। तुम्हारे भावी जीवन के लिए हम सबकी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद। नन्ही थिरकन की उड़ान, रेमोना इवेट परेरा के साथ बातचीत की अंजलि पाठनकर ने। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी, बेंगलुरु।
यूरेनियम। अनुसंधान के लिहाज से इस शब्द के बारे में सोचा जाए तो अधिकतर लोगों के मन में एक विशिष्ट, गहन, वरिष्ठ से दिखने वाले वैज्ञानिक की छवि उभरना स्वाभाविक सी बात है। इसीलिए सुखद आश्चर्य होता है जब हम देखते हैं कि हमारे युवा वैज्ञानिक, खास तौर से युवतियां, अब रिसर्च के लिए नए नए एडवांस्ड विषय भी चुन रहे हैं। सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल्स रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर, गुजरात में ऐसी ही एक प्रतिभा काम कर रही है, जिन्हें पिछले दिनों CSIR यंग साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया। आप हैं डॉक्टर शिल्पी कुशवाहा। अब यूरेनियम यहाँ से भी। मित्रों, सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर की एक वैज्ञानिक डॉक्टर शिल्पी कुशवाहा को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, तो उसके लिए हम उसका अभिवादन करते हैं। हम उनसे ये पूछना चाहेंगे कि इनको किस क्षेत्र में अवार्ड मिला है यूरेनियम को अलग करने के लिए, हमें तो थोड़ा इस क्षेत्र के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। धन्यवाद डॉक्टर गीता गीडा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ CSIR एंड CSM-CRI भावनगर का, जहाँ पर मुझे ये अवसर मिला कि मुझे अपने काम को प्रस्तुत करने का और आगे बढ़ाने का प्रोत्साहन दिया गया। मैंने ये काम चुना है क्योंकि यूरेनियम जो है वो परमाणु ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और परमाणु ऊर्जा जो कि हम सब जानते हैं कि पेरिस समझौते के 1.6 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य के लिए एक आदर्श विकल्प है, क्योंकि यह बिना किसी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के उच्च क्षमता से बेस लोड बिजली उत्पन्न करने में सक्षम है। बढ़ती आबादी के साथ यूरेनियम की वैश्विक एवं वार्षिक मांग बढ़ने का अनुमान है, लेकिन इसके विपरीत यूरेनियम की पारंपरिक संसाधन सीमित हैं और अगले 100 वर्षों तक ही चलने की उम्मीद है। सीमित संसाधनों के कारण स्थायी परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम की लगातार आपूर्ति आवश्यक है, और इसके लिए जो द्वितीय सोर्स होते हैं यूरेनियम के, उनसे यूरेनियम की रिकवरी का एक महत्व है, और यह परमाणु ऊर्जा का भविष्य बन सकता है। समुद्री जल यूरेनियम का सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध द्वितीय सोर्स है, जिसमें यूरेनियम की मात्रा 1000 गुना अधिक है, जो कि मौजूदा यूरेनियम विखंडन तकनीक द्वारा परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए हजारों वर्षों तक चलाने की क्षमता रखता है। लेकिन यह दुनिया भर के समुद्रों में वितरित है, जिसके कारण समुद्री जल से यूरेनियम को निकालने की प्रक्रिया को वैश्विक स्तर पे एक प्रमुख वैज्ञानिक चुनौती माना गया है। समुद्री जल से यूरेनियम का निष्कर्षण देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करते हुए भूमि से यूरेनियम खनन संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं को भी कम करता है। इसीलिए समुद्री जल से यूरेनियम निकालने की प्रक्रिया यूरेनियम के घटते भंडार को फिर से परिभाषित करने में महत्वपूर्ण क्षमता रखती है और परमाणु ऊर्जा को एक स्थायी रूप दे सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान जैसे विकसित देशों के वैज्ञानिकों ने 1980 के दशक से लगातार काम किया है, और उन्होंने इस तकनीकी प्रगति के साथ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रस्तुत किया है। हम हमारी लैब में समुद्री जल से यूरेनियम निष्कर्षण के लिए अलग अलग मटेरियल्स बनाते और टेस्ट करते हैं। हमने जल्द ही में हमारी लैब में कुछ ऐसे नैनो मटेरियल्स बनाए हैं जो अभी 17 मिलीग्राम यूरेनियम प्रति ग्राम नैनो मटेरियल्स तक की कैपेसिटी देता है, जिसमें अभी और भी सुधार की आशा है। हम यह भी जानना चाहेंगे डॉक्टर शिल्पी के आपने जो इतना महत्वपूर्ण कार्य किया और विज्ञान में इतनी रुचि ली, तो इस कार्य के लिए आपको ये प्रेरणा कहाँ से और कैसे मिली, ये बात संक्षिप्त में बताइएगा। सौभाग्य से मैं शिक्षकों के परिवार से हूँ, जिन्होंने मुझे तर्क करना सिखाया और जिससे मुझे विज्ञान के प्रति रुचि आई। इस तेज़ी से बढ़ती और आभासी रूप से जुड़ी हुई दुनिया में किसी एक को प्रेरणा स्रोत बताना अनुचित होगा,
क्योंकि मैं कई वैज्ञानिकों और विभिन्न व्यक्तियों के व्यक्तित्व से प्रभावित हूँ, जिन्होंने निसंदेह मेरे दिमाग में समर्पित रूप से अनुसंधान करने की प्रेरणा दी है। शिल्पी जी, अभी हाल में कुछ दिनों पहले हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिन मनाया। हमारी महिलाओं को आप अपने इस कार्य के जरिए क्या संदेश देना चाहती हैं? मेरी समझ के अनुसार महिला दिवस महिला सशक्तिकरण और समानता प्राप्त करने की दिशा में हुई प्रगति को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है, लेकिन उन उपलब्धियों पर गंभीर रूप से सोचने और दुनिया भर में जेंडर इक्वालिटी की दिशा में अधिक गति से प्रयास करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। कॉलेज और स्कूलों में महिलाओं का लगभग समान प्रतिनिधित्व है, लेकिन नौकरियों में नहीं है। हमारे देश में प्रत्येक महिला को अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को सुरक्षित करने की आवश्यकता है, तभी हम लैंगिक समानता की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। महिलाएं शक्ति और संतुलन का एक अनमोल प्रतीक हैं, लेकिन अपनी बात सुनाने के लिए ज़्यादा ज़ोर से बोलना पड़ता है और अपने संघर्षों की दिशा को तय करना हमारे अपने ही हाथों में होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर गीता गिड़ा। सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर शिल्पी कुशवाहा के साथ डॉक्टर गीता गिड़ा की बातचीत आपने सुनी। स्वरांश सौजन्य, आकाशवाणी राजकोट। मानव के योगदान, संघर्ष और उपलब्धियों की बात तो हर पत्रिका में होती है, मगर उन लाखों बेजुबान असहाय जानवरों का क्या, जिन्हें अक्सर इंसानी क्रूरता का सामना करना पड़ता है। कोरोना काल के बाद तो पशुओं की पीड़ा बढ़ती दिखाई दी, कभी आर्थिक कारणों से तो कभी महज असंवेदनशीलता के कारण। हाँ, अच्छे लोग भी दिखाई दिए, सड़कों पर निरीह पशुओं के लिए खाना, पानी और उपचार के लिए उचित व्यवस्था करते हुए। कुछ युवा तो इससे भी आगे गए। उन्होंने पशुओं पर अत्याचार रोकने के लिए देश के जो नियम कानून हैं, उनका सहारा लिया और जीवों के प्रति अनुकंपा सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय होकर उचित मंचों पर आवाज भी उठाई। आखिर पशु भी तो हमारे विस्तृत परिवार के ही अन्य सदस्य जो हैं। युवा भारती ने कुछ ऐसे ही सेवाधर्मी युवाओं से मुलाकात की। नमस्कार। एक ऐसा पहलू इस बार जहन में आया जो बहुत कम लोग सोचते हैं, और वो है हमारे ही, जिन्हें हम अंग्रेजी में एक्सटेंडेड फैमिली कह सकते, हमारे आसपास के बेजुबान जानवर। इन्हीं को कई बार क्रूरता का सामना करना पड़ता है, और हम ही इंसानों के द्वारा। कानून भी इसको संजीदगी से देखता है। पत्रिका की नजर पड़ी एक ऐसी संस्था के कुछ युवाओं से जो इस दिशा में काफी सीरियसली काम कर रहे हैं, और बल्कि उसमें एक एकेडमिक पहलू भी उन्होंने जोड़ा है, इसको एक संस्थागत रूप देने का। मिलते उन लोगों से। हाय, मेरा नाम एशर है और मैं एक अहिंसा फेलो हूँ। इससे पहले मैं IIT में पढ़ाता था, अब भी पढ़ाता हूँ कई सारे यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन इसके अलावा मैं एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में काम करता हूँ, और काफ़ी सारे केसेस और केस स्टडीज़ पे हमने काम करे हैं साथ में। एशर, ये बताइए कि ये डिसीजन जब एक युवा लेता है कि मैं बहुत सारी चीजें छोड़कर बेजुबान जानवरों के हकों के लिए लड़ूंगा, तो क्या अंदर से कोई ऐसी आवाज उठती है कि नहीं, मुझे करना चाहिए? ऐसा तुम्हारे साथ कभी हुआ है? होता तो है, आवाजें तो कई सारी निकलती हैं। सो हम हमेशा उस पर एक्ट नहीं कर पाते, लेकिन कई बार ऐसी दस्तक इतनी जोर से जिंदगी देती है कि उसको फिर सुनना पड़ता है, राइट। सो कोविड की शुरुआत में जब लॉकडाउन हुआ था, उस टाइम पे एक JNU का कैंपस था, वहां पर लगभग 300 से 400 कुत्तों को खाना नहीं मिल रहा था, बिकॉज सडनली उन्होंने कैंपस वेकेट कर दिया। सारे स्टाफ, सारे फैकल्टी मेंबर्स और सारे स्टूडेंट्स को कैंपस से भगा दिया, मतलब निकाल दिया, और वहाँ के ढाबे और मेसेज सारे बंद हो गए थे। तो ओवरनाइट ये कुत्ते भूखे रहे, क्योंकि उन हैबिटेट से उनको खाना मिलता था, राइट। तो उस टाइम पे हम लोग घर पे बैठे थे, लॉकडाउन में न्यूज़ देख रहे थे कि क्या हो रहा है, बिकॉज अर्ली डेज थे लॉकडाउन के ना, किसी को पता नहीं था क्या होने वाला है। तो उस टाइम पे किसी ने बताया था कि कोई फीडर पास मिल रहा है पुलिस स्टेशन में, तो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद करते करते 2 साल बीत गए, और फिर ये अपॉर्चुनिटी आई अहिंसा फेलोशिप की,
वो भी ऐसे ही मतलब बैठे बैठे किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया कि ऐसी एक फेलोशिप हो रही है जहाँ पे आपको सिखाया जाएगा कि कैसे एडवोकेसी होती है एनिमल्स के लिए, आप क्या क्या कर सकते हैं. अगेन इट वाज लाइक अ नॉक ऑन द डोर. एंड अच्छा आशर, क्या ये डॉग्स तक ही सीमित है या अन्य जानवर भी उनके प्रति जो क्रूरता होती है उसको देखते हैं? फेलोशिप ज्वाइन करने के बाद हमें और भी तरह के क्रूरताओं के बारे में बहुत गहराई से पता चला. बिकॉज जनरली हम लोग सोचते भी नहीं है कि कितनी क्रूरटी होती है फार्म एनिमल्स में. हमें पता होता है, कुछ आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इस फेलोशिप में हम लोग एक्चुअली जाके डेयरीज विजिट करते हैं, पोल्ट्री फार्म्स विजिट करते हैं और वहाँ पे जो क्रूरता होती है उसको देखते हैं और उसके खिलाफ जो भी हम एक्शन कर सकते हैं, जितना हम एजुकेट कर सकते हैं लोगों को, देन वी डू दैट, सो वही हमारा काम है. अभी जो फेलोशिप कर रहे हैं यहाँ पर, तो कितने सदस्य हैं उसके, और अगर 2-3 अगर उदाहरण के तौर पर आप पत्रिका का परिचय करवा दें तो अच्छा होगा. फेलोशिप में अभी इनिशियली हम लोग 20 लोग थे, पर कुछ लोग कुछ कारणों की वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाए. बिकॉज इट्स अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और बहुत टाइम इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव भी कह सकते हैं कई बार, क्योंकि हम लोग को काफ़ी फील्ड वर्क करना पड़ता है, तो कई लोग कर नहीं पाते हैं. सो अभी हम लोग आई थिंक अबाउट 14 फेलोज हैं और कुछ आपके मतलब हमारे साथ भी हैं यहाँ पे. सो अभी सुरभि हैं हमारे साथ और अंकिता हैं और सुनैना हैं. सुरभि अभी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज करके एक जगह है नेपाल बॉर्डर में, तो वहां से अभी आई हैं दिल्ली में 2 हफ्ते के लिए, यहाँ पे हैं हमारे साथ काम कर रही हैं. और फिर इसी फेलोशिप में, और ये महाराजगंज में भी काफी काम किया है उन्होंने वेरी सक्सेसफुली. और अंकिता जो हैं वो गुजरात से, अहमदाबाद से आई हैं यहाँ पे. उन्होंने भी अहमदाबाद में काफी मतलब एडवोकेसी की है, स्टेट गवर्नमेंट के साथ, लोकल बॉडीज के साथ. और सुनैना हमारी टीम की हैं दिल्ली में. सो हम लोग इसी ऑफिस से काम करते हैं. और एक फेलो है हमारे साथ अक्षिता, वो आज है नहीं ऑफिस में, बट हम 3 यहाँ से काम करते हैं. नमस्कार, मेरा नाम सुरभि त्रिपाठी है और मैं महाराजगंज से आई हूँ, उत्तर प्रदेश से. और अभी फ़िलहाल 10 दिन के लिए हम लोग दिल्ली में हैं, जो कि हमारी एक ट्रेनिंग के लिए हम लोग हर 2 या 3 महीने पे दिल्ली आते रहते हैं और यहाँ पे ऑफिस में क्लोजली काम करते हैं. और जो कि हमें टाइम टू टाइम सिखाया जाता है कि फील्ड में कैसे जाके काम करना है, और वही चीज़ यहाँ से सीख के हम लोग अपने अपने स्टेट में जाके उसको अप्लाई करते हैं. रही बात लॉ और हमारी जो एनिमल एडवोकेसी जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या रिलेशन है, तो जो हम लोग अभी लॉ कर रहे हैं या LLB के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें एक कहीं बहुत छोटे पार्ट में ये एनिमल प्रोटेक्शन लॉ दिया हुआ है, जो कि मुझे नहीं लगता कि शायद कोई टच भी करता होगा उस पार्ट को, क्योंकि इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. बहुत लोग अवेयर नहीं है कि ये क्यों इतना रेलिवेंट है. और दूसरा, बेजुबान जानवर अपने आप तो लॉ को अप्रोच नहीं. बिल्कुल, वो किस वकील को जाएंगे और पकड़ेंगे और कहेंगे फीस ले लो और हमारे लिए केस लड़ लो. तो और जितने भी एनिमल लवर्स हैं वो अपने लेवल पे पूरी कोशिश कर रहे हैं, और बस तो हम लोग उनको हेल्प करते हैं. जितने भी एनिमल लवर्स हैं या जो एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, हम उनको असिस्ट भी करते हैं कि आप ऐसे करिए. अगर उनको किसी एडवोकेट की जरूरत होती है तो भी हम वहाँ उनके साथ खड़े रहते हैं. महाराजगंज की बात करें अगर, तो ऐसा कोई वाकया है जब आपने बिल्कुल एक मतलब फायर्स्टी यंगस्टर की हैसियत से इंटरवीन किया हो किसी एनिमल क्रूअल्टी के केस में, अपने लॉ के बैकग्राउंड को इस्तेमाल कर? जी, महाराजगंज में एक्चुअली लाइफ स्टॉक मार्केट का बहुत बड़ा एक रोल है, क्योंकि वहाँ बगल में ही नेपाल भी है. तो बहुत सारे एनिमल्स इलीगली वहाँ पे ट्रांसफर भी होते हैं, वहाँ से आते भी हैं. बेसिकली जो लाइफ स्टॉक एनिमल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं स्लॉटर के लिए ही यूज़ किए जाते हैं, जो कि गोट्स हैं या फिर बफेलोज हैं, उनके काफ्स हैं, तो उनका यूज़ स्लॉटर के लिए किया जाता है. तो लाइफ स्टॉक मार्केट को रजिस्टर्ड होना होता है, उनका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर होता है कि जानवर कैसे रहेंगे, उनके लिए शेड है कि नहीं, उनका पहले से कोई चेकअप है कि नहीं, या किसी दूसरे स्टेट से आ रहे हैं तो उसके लिए भी परमिशन लेना होता है, लेकिन उनके पास कोई परमिशन नहीं होता है. जिस वजह से अभी हम महाराजगंज में मैंने लाइफ स्टॉक मार्केट पे क्लोजली काम किया. एंड बहुत दूर दूर से लोग बिल्कुल भूसे की तरह, कूड़े की तरह भर के जानवर को लेके आते हैं वहाँ पे. और कभी किसी के पैर टूटे होते हैं उन जानवरों में, कभी किसी का कोई चोट लग के पैरालिसिस हो जाता है. तो अभी फिलहाल हम लोगों ने बहुत सारे एनिमल्स को रेस्क्यू किया, FIR कराया, और अभी वो लोग
कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं। गुजरात से एक और युवा साथी आई हैं, हम चाहेंगे कि वो अपना परिचय दें। नमस्ते, मेरा नाम अंकिता शर्मा है, मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ। पहले तो मैंने इंजीनियरिंग किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एंड आई वाज वर्किंग एज अ बिजनेस एनालिस्ट फॉर 2 or 3 years, पर वो हो नहीं पाया। एंड अब टेक्निकली काम करते हुए भी जब आप जानवरों को देख रहे हैं, क्रूअल्टी देख रहे हैं, तो यू कैन नॉट क्लोज योर आइज। मैंने 6 महीने 8 महीने ट्राई किया कि ठीक है वो होता है, शाम को सिर्फ खाना खिला देंगे, कर देंगे, कुछ अच्छा कर देंगे, हो जाएगा, पर नींद नहीं आती है, तो वो काम नहीं हो पाता। पहले मैं एक शेल्टर में काम करती थी जहाँ काफ़ी क्रूअल्टी केसेस आते थे, जिसको मेरा तब आइडिया ये था कि अब इन एनिमल्स को सिर्फ बचा सकते हैं, वो एक ऑप्शन था। बट नाउ दैट 6 महीने 8 महीने हो गए हैं, तो काफ़ी सारे क्रूअल्टी केसेस हमने खुद लड़े हैं, जाके पुलिस स्टेशन में FIRs फाइल की हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुनैना सिब्बल है, मैं दिल्ली से हूँ और मैंने अपना बैचलर साइकोलॉजी में किया है और मास्टर्स क्लिनिकल साइकोलॉजी में किया है। हमेशा जब हम जानवरों के प्रति कंपैशन दिखाने की बात करते हैं तो लोग ये हमेशा बोलते हैं कि इस देश में इंसानों की कदर नहीं होती है, जानवरों की कदर कहाँ से होगी। लेकिन मेरा मानना है एज अ साइकोलॉजिस्ट, जहाँ जानवरों के प्रति क्रूरता होती है वहाँ इंसानों के प्रति भी क्रूरता ज्यादा होती है। मेरा यही मानना है, और रिसर्च पर रिसर्च यही बात दिखाता है कि हमारे देश के या पूरे विश्व के पॉकेट्स में जहाँ ज्यादा क्रूरता जानवरों की तरफ होती है, चाहे वो डेयरीज में हो, स्लॉटर हाउसेस में हो, पोल्ट्री फार्म्स में हो, वहाँ जानवरों की प्रति ही नहीं होती है, इंसानों की प्रति भी होती है। परिवार के अन्य सदस्य। प्रस्तुति केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश। खेल जगत में देश के युवा लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, विविध स्पोर्ट्स और गेम्स में, और देश में ही नहीं विदेशों में भी। और हर खिलाड़ी की अपनी प्रेरणाएं हैं, अपने संघर्ष हैं, अपनी विशिष्ट प्रतिभा है, अपनी मेहनत है। नीरज चोपड़ा और प्रमोद भगत इसी के प्रेरणादायक प्रतीक हैं। इस माह इस पूरी श्रेणी में एक नाम का विशेष उल्लेख जरूर करना चाहेंगे, और वो है नित नए उच्चांक हासिल करने वाले युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन। अनेक सुदूर देशों में उन्होंने अपनी उपलब्धियों से देश को गौरवान्वित किया और लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उनके उज्जवल भविष्य के लिए पत्रिका की शुभकामनाएं। पिछले सप्ताह 13 वर्षीय जिया राय ने तलई मन्नार से धनुषकोडी के बीच 29 किलोमीटर का समुद्री फासला सबसे तेज तैरकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की चुनौती के बावजूद जिया ने ये दूरी मात्र 13 घंटे 10 मिनट में पूरी कर अपने विलक्षण संकल्प साहस का परिचय दिया। शुभकामनाएं जिया। दिल्ली विश्वविद्यालय देश की उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाओं में से एक है। यहाँ भारत के विविध अंचलों से छात्र शिक्षा प्राप्त करने आते हैं। पिछले 100 वर्षों में यहाँ पढ़े विद्यार्थियों ने हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल की हैं। शताब्दी समारोह के लिए एक लोगो डिजाइन के लिए एंट्रीज आमंत्रित की गईं। सैकड़ों प्राप्त एंट्रीज में से सर्वोत्कृष्ट कृति के लिए स्थानीय गार्गी कॉलेज की छात्रा कृतिका खिंची को चयनित किया गया। कृतिका मूल रूप से कोटा, राजस्थान से है। सभी युवा मित्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाओं के साथ संपन्न होता है युवा भारती का ये अंक। शामुइता दास और नवोदिता मिश्रा को अनुमति दीजिए। नमस्कार।